लेकिन ये तो अगरतला में कहते हैं कुछ साबित करने की सॉलिड वेरीफाइबल एविडेंस ही नहीं थी उसमें, तो कैसे करते हैं। फिर शेख मुजीब उन दिनों जितने अरसा अगरतला चला वो तो जेल में था। ये कहते थे ना, कोई ओझा नाम के इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी ढाका में था, उससे मुलाकात है, कहते शेख साहब वॉज नेवर देयर, उतना अरसा जेल में था। और चीफ जिसके खिलाफ चार्जेस है, लीडर, वो तो शेख साहब थे। ताशकंद आ गया, ताशकंद पे आपके यहाँ क्या रद्द अमल था? ताशकंद में लोगों का ये ख्याल था, ये जंग की तैयारी से इतना प्लान हुआ, भुट्टो ने कराई है, और भुट्टो ने फ़ौज को कन्विंस किया कि इस मौके पे हम कश्मीर ले सकते हैं, और वहाँ के आवाम खड़े हो गए हैं, खड़े हो जाएंगे, आप ये शुरू तो करें ऑपरेशन। तो वहाँ के लोगों का ये फीलिंग थी, जब देखो इतने बड़ी जंग हो गई और लड़ रहे हैं कश्मीर के ऊपर, और यहाँ हमारे इतने मसाइल रह गए हैं, ज़ुबान से लेके पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी, इस पे बात ही नहीं हो रही, और कश्मीर लेने के लिए पाकिस्तान के लोग लड़ रहे हैं, ये क्या सियासत है। तो इस वजह से वहाँ के लोगों ने सोचा ये जो एग्रीमेंट साइन पाकिस्तान ताशकंद में, वो तो जंग बंदी की जो भी रशिया ने नेगोशिएट करवाया, मिला दिया लिया कुछ भी नहीं, लेकिन गेन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अक्सर लोग समझते थे ये 65 वॉर और उसके सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स सब कुछ कश्मीर बेस्ड है। पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की कोई ना से थी ना उनकी इश्यूज़ थे, कहते हैं हमारे इश्यूज़ ही नहीं है। ठीक है, कश्मीर पाकिस्तान की हिस्सा बनना चाहिए, ये शेख साहब के 15 स्टेटमेंट्स हैं डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में। वो चाइना में गया 49, 53, सब कश्मीर की बड़े बड़े नारे लगा के आए, जो अभी भी हम बात करते हैं शेख साहब ने 60 साल पहले की हुई है। हसीना की आप बात कर रहे थे, अगरतला शेख ने कभी नहीं कहा मैंने किया, तो हसीना क्या मांग रही है, क्या कह रहे, क्या साबित कर सकते हैं। अच्छा, इतना बताना ज़रूरी होगा, अगर वापस आए ना आए, 71 पे वापस आएंगे? जी आएंगे। ओके, 71 तो इम्पोर्टेंट चीज़। इस दौरान फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस के नतीजे में तय पाया कि इलेक्शन होगा और 1 यूनिट तोड़ दिया जाए, और एक वन मैन 1 वोट होगा, और ईस्ट पाकिस्तान की सीटें ज़्यादा होंगी। वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो कैंडिडेट खड़े किए उसमें अवामी लीग के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, और यहाँ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा थे। अवामी लीग का कोई एक कैंडिडेट वेस्ट पाकिस्तान में नहीं था, और पीपल्स पार्टी का ईस्ट पाकिस्तान में नहीं था। फरमाइए। देखें, गोलमेज कॉन्फ्रेंस के जो नतीजा है वो तो हिस्टोरिक है, आई थिंक वेरी पॉजिटिव है, वेलकम किया वहाँ के सियासतदानों में, यहाँ के सियासतदानों ने भी, और आवाम भी खुश थे कि इस दफ़ा कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस रेल में, ट्रैक में वापस आएंगे। लेकिन जो उससे पहले इन इश्यूज़ बेस्ड जो मोमेंटम बन चुका था कि वेस्ट पाकिस्तान के लीडरशिप ने एक केस अगरतला बनाया जिसके बेसिस पे शेख साहब को सियासत से आउट करने की कोशिश की, और उसको एंटी स्टेट एलिमेंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, वो तो सारे उनका ख्याल था साजिश है। शेख साहब को यहाँ जितने दबाते रहे वो उतना पॉपुलर होता गया, बदकिस्मती से कहेंगे या खुशकिस्मती के। तो उसके नतीजे में रिजल्ट्स और कैंपेन क्या होंगे वो आया हो गया लाइक एनीथिंग, कि शेख साहब को रोकना मुश्किल है। तो शेख साहब इसके ख़िलाफ़ नहीं थे, वेस्ट पाकिस्तान के किसी भी कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ नहीं थे। कहते थे वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को भी, प्रोविंसेस, छोटे प्रोविंसेस को भी उसी तरह आज़ादी चाहिए, होनी चाहिए जितने मुझे मिलते हैं। 6 पॉइंट्स ये बात प्रमोट करते रहे। लेकिन उसको ये भी इसीलिए कुछ लेफ़्ट के लोग से शेख साहब के अच्छे खासे दोस्ती तब भी थी, इंक्लूडिंग वली खान। तो सबको होना चाहिए। एक प्रोविंस के डोमिनेशन पे उस वक्त भी उनको मुश्किल लगा, शेख साहब को भी और ऑब्वियसली यहाँ के लोगों को भी। तो इन इश्यूज़ पे शेख साहब को अलहदा रखना, बंगालीज़ के इश्यूज़ पे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को बनने ना देना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने ना दिया,
56 से कॉन्स्टिट्यूशन हमने एग्री किया, इन्होंने किया, नहीं होने देना, उसके बेसिस पे अब तब भी कहते थे मुल्क अभी भी हम जाए तो 56 के बेसिस पे हम आगे ले जा सकते हैं। वो जो 6 पॉइंट नुक्ता थे शेख साहब के, वो भी कहते मैं तो 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के मानने को तैयार हूँ, इसी पे हम चले जाते हैं उस पे पार्लियामेंट अगर आप सेशन बुला लें। लेकिन हमने 62 का कॉन्स्टिट्यूशन भी दे दिया। 62 तो वहाँ के लोगों ने नहीं माने, किसी ने भी नहीं माना, किसी ने भी नहीं माने। आगे चलते, इंतखाब के बाद कौमी असम्बली का ऐलान हुआ, ढाका में होगा उसका सेशन, पहला डिले कर दिया गया, फिर डिले कर दिया गया, और फिर वहाँ पर एक फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन इस दौरान मुक्ति बानी भी आ चुकी हुई थी मैदान में। मुक्ति बानी को और उस ऑपरेशन को जो उसके नतीजे में हुआ, आप किस नज़र से देखते हैं? देखे, लोगों ने गम गुस्से का इजहार तो किया है, तो सब करते हैं। असेंबली के सेशन बुलाए, उसको होने दे। और उनका ख्याल है कि भुट्टो डोमिनेट कर रहा था, वो कह रहे थे वेस्ट पाकिस्तान का क्या होगा, बंगाली अगर हुकूमत बना ले हम तो परपेचुअली ऑपोजिशन में रहेंगे जी। तो ये जो वन मैन वन वोट करके, वो बंगाली तो नहीं थे, वो तो पाकिस्तानी थे। कौन? जो अक्सरियत में थे। हाँ, वो भी तो पाकिस्तानी थे, लेकिन उनको हम बंगाली देख रहे थे। यही तो नेशनल डिसइंटीग्रेशन की बेसिस है। बंगालियों को कहाँ पाकिस्तानी मान रहे थे आप, तो उनको कहते थे बंगाली है, थे तो वो पाकिस्तानी। बस ये है, आप समझ गए इशू। तो उसके बाद तो नतीजा उसको तो जो मिलना था माने नहीं। 3 मार्च को जब पोस्टपोन किया, कैंसिल बल्कि या पोस्टपोन किया, उस पे शोर मच गया। और बंगाली स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, ढाका यूनिवर्सिटी, ये बहुत पब्लिक मीटिंग्स, ये वो पाकिस्तान के फ्लैग लोगों ने जला दिए, कहीं जलाए भी हैं। और उसको 23 मार्च को लोग तैयारी करते हैं और शहर में फ्लैग्स नज़र नहीं आए। नॉट ए गुड साइन। ख़तरा महसूस हो रहा था उस दौरान। याहिया खान और एहसान रिज़ाइन कर गए। आप अगर प्लान कर रहे हैं मिलिट्री सोल्यूशन, मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, फिर हम आगे चलेंगे। एडमिरल एहसन और साहबजादा याकूब, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, ये वहाँ पर तैनात थे और दोनों ने इस्तीफे दे दिए अपने कमीशन से। जी हाँ। क्या वजह थी? यही वजह थी, वो देख रहे थे, वो तो पाकिस्तान के लिहाज से सोच रहे थे। जब आप कह रहे थे वो भी तो हमारे पाकिस्तान था, इस पाकिस्तान, आप उसको बंगाली समझ कैसे रहे? बंगाली तो उनकी ज़ुबान है, लोग तो पाकिस्तानी हैं। तो इस तरह तो किसी दिन ये भी कहा जा सकता है कि पंजाबी पाकिस्तानी नहीं है। बस अल्लाह ना करे वो ऐसा वक्त आ जाए, लेकिन उस वक्त ऐसा हो गया था बदकिस्मती से। आप मान नहीं रहे थे उनकी डिमांड्स, आप समझते थे हिंदू वो डिमांड्स पढ़ा रहे हैं। क्यों? वो लोग खुद मुश्किलात देख रहे हैं, वो लोग खुद समझ रहे हैं ये ज़रूरत है डिमांड करना चाहिए। आपने मुझे बताया शेख मुजीब मस्जिद जा रहे थे जब आपके वालिद से मुलाकात हुई। इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह पर यकीन रखता था, ईमान रखता था, मुसलमान था, नमाज भी पढ़ता था। शेख तो रेगुलर मुसलमान पाकिस्तानी बंगाली थे। बंगाली था। तो मुझे कैसे ये शुबा हुआ कि वो हिंदू हो गया? नहीं नहीं, कतन नहीं, कतन नहीं। वो बेसिकली क्योंकि वो समझता था कि हमारे लोकल आइडेंटिटी है, हम बंगाली है तो हिंदू भी है, हम भी हैं, और 10-20% वोटों की भी इशू था। तो उनकी बातें भी करता था, लेकिन नथिंग मजहबी। कहते सबको हक होना चाहिए, जैसे वोट सबके हक है। और इलेक्शन जो था वो जुदागाना बुनियादों पर तो नहीं था, कतन नहीं था। तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था ना, उस दिन उनकी बात करनी थी। यही तो बात है ना। तो इसलिए जो आप कहें कि इंडिया का और आइडियोलॉजी परसू करता था, मेरे वालिद कभी नहीं माने। वो कहता है वो मेरे जैसे ही था। ठीक है, कभी नमाज लेट पढ़ता था, जैसे कि मेरे वालिद और प्रोफेसर गुलाम आजम साहब की तो आदत थी, अगर कन्वेंशन हो रहे, पार्टी मीटिंग हो रहे, अजान हो गए, 5 मिनट के ब्रेक लेके नमाज पढ़ के अंदर आते थे। शेख साहब नमाज
आदतन बाद में पढ़ते थे, ऐसा भी होगा, कभी इकट्ठे ही पढ़ लेता था। मैं अच्छा खासा मुसलमान कहते थे मेरे वालिद साहब, नथिंग टू डू विथ हिंदू, ये प्रोपागेंडा है। जिस वक्त इलेक्शन हो गया, एजिटेशन शुरू हो गई, पलटन मैदान में शेख मुजीबुर रहमान ने तकरीर की और वहाँ पर उन्होंने झंडा लहराया बांग्लादेश का। शेख साहब ने नहीं लड़ाई। किसने लहराया? ये स्टूडेंट लीडर्स थे, अब्दुल रब एंड अदर्स। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मेरी मर्जी के बगैर मेरा वर्कर ऐसा काम करते? ये तो आप बात कर रहे हैं लाखों करोड़ों लोगों के मजमा में, कितने लोग आप रोकेंगे? एज सच ये उनकी बातें भी सुन लें। रिकॉर्ड ये है, जो बंदा स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरी जनरल था ढाका यूनिवर्सिटी का, 40 साल पहले प्रोफेसर गुलाम आजम साहब थे, वो आदमी अब्दुल रब नाम था, बाद में फर्स्ट अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश में बनाई थी, जो उसको क्या कहते हैं, जातीय और समाजतांत्रिक दल, सोशलिस्ट पार्टी। वो आदमी छात्र लीग मतलब अवामी लीग के स्टूडेंट विंग के उस वक्त ढाका यूनिवर्सिटी के इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल था। उससे शेख साहब को कहा, शेख साहब अनाउंस कर दें। शेख साहब ने नहीं किए। फ्लैग झंडे चाक पकड़ लिया, कहते हैं मैंने नहीं किए। शेख साहब को ताजुल इस्लाम ताजुद्दीन अहमद रात 11:30 बजे, उनकी बेटी ने किताब में लिख दिए, 11:30 बजे एक टेप रिकॉर्डर लेके शेख साहब के पास रिकॉर्ड गए, करवाने के लिए। रिकॉर्ड कर शेख साहब के अनाउंस डिक्लेयर कर दे, नहीं किया उसने। आगे चलते हैं, आप समझ रहे हैं ना? जी जी। उसने सरेंडर करना मुनासिब समझा विद द एक्सपेक्टेशन कि अभी तक बातचीत चल सकती, मुझे लाहौर में ले जाए, जेल में रखें, यही उधर ही है, और यही और भुट्टो भी वही था, उनसे बातचीत करके नतीजा निकालेंगे। ये बात कही जाती है कि वो 5.5 नुकात पर मुत्तफिक हो गए थे और आधा रह गया था। ये रफ़ी रज़ा ने अपनी किताब में लिखा। करेंसी का इशू था, उसको कैसे करेंगे, वो भी सेटल हो जाता है। शेख साहब जो वालिद को भी कह चुके, मुलाकात की भी जिक्र मैं भी करता हूँ उस पर सवाल आपसे। और वो शेख साहब तो मुल्क एक रखने का तरीका ढूंढ रहे थे। आप मज़े की बात सुनेंगे, अभी भी ढाका के जो डिबेट है पॉलिटिकल पार्टीज के, शेख साहब ने तो आज़ादी चाहा ही नहीं, ना डिक्लेयर किया, ना कभी जिक्र किया। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में शेख मुजीबुर रहमान की तकारीर पाकिस्तान के अलावा किसी बारे में नहीं है। अंदाजा लगा, वो जब यहाँ से वापस गया, लोगों ने कहा पाकिस्तान बन गया, फिर यकीन उस पे भी उससे पहले मान नहीं रहा, उस पे भी मैं बात करूंगा। वापस चलता हूँ। ठीक है। शेख मुजीब को गिरफ्तार करने का फैसला हो गया, मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला हो गया, 2 जर्नलों ने इस्तीफे दे दिए, टिक्का खान ने ओथ नहीं लिया और जाके इक़्तिदार संभाल लिया। ठीक, उसको ओथ देने से इनकार कर दिया गया हाई कोर्ट के जज ने। ठीक, और उन्होंने कहा मुझे ज़मीन चाहिए। ज़मीन पता नहीं उनको मिली कि नहीं मिली, अपने लिए तो मिल गई पिंडी में। जब ये सब चीज़ें हुई और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया, वहाँ एक तूफ़ान खड़ा हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आग लगाई, गोली चली, दोनों तरफ से चली, लोग मर गए, लोग जिंदा रहे, लोग जख्मी हो गए। मुफ्ती बानी का जो रोल था वो कहाँ शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ? देखिए, जिस दिन इलेक्शन के पोस्टपोनमेंट अनाउंस किया ना, और शेख साहब ने 7 मार्च को एक तकरीर की, 4 दिन बाद अनाउंसमेंट, 3rd को कैंसिल किया, 7 को तकरीर में कहता है, वहाँ भी लोग कहते थे अनाउंस कर दे, उसने कभी नहीं कहा। उसने कहा ये एक जंग है जो आज़ादी की तरह जंग है, आज़ादी के जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से अलग हो रहे हैं, कतन उसने नहीं कहा। ये एक आज़ादी टाइप के जंग है और हमने पहले भी खून दिया, अभी भी देंगे। पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अभी तक आज़ादी की बात, सेपरेशन की बात नहीं कर रहा। अगर सेपरेशन की बात करता वो फिर नेगोशिएशन में क्यों बैठता है, और इंतज़ार कर रहे हैं कि बातचीत करेंगे। अभी भी वहाँ के लोग अभी भी इस पे शेख पे क्रिटिसिज्म करते हैं। ये तो कैसे आज़ादी मांगी उसने, आप कहते डिक्लेयर करके गया। वो तो याहिया के साथ नेगोशिएट करने के लिए कहता कमाल हुसैन, उसकी बेगम सिंध की हैं, उसके डेप्यूटी लीगल एडवाइज़र और पॉलिटिशियन, उसको लेके साथ क्या कि वो नेगोशिएशन में हेल्प करेगा, वर्कआउट हो जाएगा। तो शेख साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना
कि उसने मुल्क तोड़ना चाहा, मेरे वालिद नहीं माने, मैं भी एम्पेरिकल एविडेंस से साबित नहीं कर सकता। आपके कज़न माने? प्रोफेसर साहब भी नहीं माने। प्रोफेसर साहब यहाँ आके नवंबर में स्टेटमेंट दिया है कि अवामी लीग जीत गया, उनको वेस्ट पाकिस्तानी लोगों को उनको मान लेने चाहिए और उसको असेंबली के सेशन बुलाने दें। वो इस हक में थे कि शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। ऑफ कोर्स, वो तो मैंने बताया नहीं, इलेक्शन के फ़ौरन बाद मेरे वालिद के पास प्रोफेसर साहब साथ ही रहते थे, आए सुबह, चाचा लेट्स मेक ए स्टेटमेंट, मीडिया पे इशू कर देते हैं। दोनों ने मिल के कहा इलेक्शन हम लोग हार गए, यानी मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी ने इकट्ठे इलेक्शन हम हार गए, क्लियरली शेख मुजीब जीत गए, अब हुकूमत बनाने का हक उसको है, सो हुकूमत बनने देनी चाहिए। और यहाँ आके मच लेटर मिलिट्री ऑपरेशन के बाद सरेंडर से 2 महीने पहले लाहौर में उन्होंने कहा, एक साहब ने किताब लिखी उसमें कोट भी किया कि भैया शेख मुजीब को यहाँ के लोग मान लेने चाहिए, वो तो इलेक्टेड इस पाकिस्तानी लीडर है। 25 मार्च से 1 दिन या 2 दिन पहले आपके वालिद को आपके कज़न प्रोफेसर ग़ुलाम आज़म साहब ने ये मशवरा दिया कि जाइए, आपकी वो बात सुनने के लिए तैयार है, आपकी बात सुन लेगा, हल पता करें क्या हो सकता है आपके वालिद के। तो प्रोफेसर आज़म साहब और जो राइटिस्ट पार्टी के लोग और थे, ख्वाजा खैरुद्दीन, फिर मौलवी फरीद अहमद, ये सब मुख्तलिफ अंदाज से रब्ता किया। अब्दुल सबूर खान वगैरह भी नहीं, सबूर और क्योंकि कन्वेंशन के लोग थे वो लोग ज़्यादा आते नहीं थे, जो बाकी राइटिस्ट थे। प्रोफेसर साहब क्योंकि चाचा है वो जो थे वाइस प्रेसिडेंट हमारे नूरुल अमीन क्योंकि सीनियर पॉलिटिशियन थे, मेन चीज़ों के बेसिक बात शुरू में उनके घर जाके हुई है। ओके। वो लीडर और वो भी ये मानते थे कि शेख मुजीब को इक़्तिदार दे दिया जाए। हाँ, वो भी नहीं कहते थे ना दो। बहरहाल तो नूरुल अमीन साहब नहीं आए। पीस कमेटी जब बनी थी तो उनके घर बात पहली हुई, बाद में सारे मीटिंग्स हमारे घर में हुई क्योंकि हेड क्वार्टर्स ऑफ पीस कमेटी हमारे घर में थी। तो प्रोफेसर साहब आए, उन्होंने कहा कि चाचा कहा कि शेख साहब से जितनी करीबी ताल्लुकात, दोस्ती, एतबार के रिश्ते आपके हैं, किसी और के नहीं है इस मुल्क में। आप हम सब की तरफ से अगर मेहरबानी से जाए और शेख साहब से बात करें, पता करें उससे उसकी क्या सोच है। भुट्टो से बातचीत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं 2 दफ़ा 3-4 सेशंस हो गए, यहिया से कर रहे हैं, बातें सही सामने आ नहीं रही, बट उसके जहन में क्या है ये हमें जानना ज़रूरी है। आप अगर ये बात हो रही 23 मार्च रात को, उन्होंने कहा कि मैं कल उनसे बात करता हूँ। उन्होंने फ़ोन किए सुबह, शेख साहब ने कहा आप मेरे घर आ जाओ रात 11 बजे, हम दोनों बैठेंगे, खुल के बात करेंगे। 24 मार्च को मिलिट्री ऑपरेशन से 1 दिन पहले खुल के बात हो रही है। मेरे वालिद ने इंट्रो दिया, देखो तुमने मैंने जितने शिद्दत से, जितने कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, अब ये वक्त आ गया कि हम स्टेलमेंट पे चले गए, मुल्क तोड़ने की तरफ बात हो रही है। शेख ने कहा कतन नहीं, बिल्कुल मैं तोड़ना नहीं चाहता, मेरे 6 नुक्ते का मतलब नहीं मुल्क तोड़ना है। लूज़ कॉन्फेडरेशन भी बन सकती है, हमारे आज़ादी इकोनॉमिक और बाकी हमें मिल जाए मेजॉरिटी बेसिस पे, हम तो ये चाह रहे हैं। और ये तो एक पॉलिटिकल डिमांड है, 6 नुक्ता। मैं कह रहा हूँ यहिया को मैंने कहा पार्लियामेंट में चले, वहाँ जाके बाकी बातचीत करेंगे। और मैं तो अपोजिशन जो पार्टीज़ है, कुछ लोगों से मेरी बात भी हो गई, पंजाब के और बलूचिस्तान के, उनके साथ मिल के मैं हुकूमत बनाने को तैयार हूँ ताकि फेडरल गवर्नमेंट लगे, कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑल द प्रोविंसेस। भुट्टो के साथ तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ही शुड सिट इन द अपोजिशन। और साथ ही कहता है कि ये लोग क्योंकि मान नहीं रहे, वो तो फिर हम स्टेल मेट में जा रहे हैं। इसका मतलब उसने भुट्टो और यहिया पे इल्ज़ाम लगाए वो मुल्क तोड़ने के लिए जा रहे हैं, हम मुल्क तोड़ना नहीं चाहते। वालिद ने कहा तुम डिक्लेरेशन तो नहीं देने जा रहे हो आज़ादी के, कतन नहीं, तुम वादा करो। वो मुजीब ने खुल के कहा वादा करता हूँ, मैं ये डिक्लेरेशन नहीं दूंगा। अगले दिन ये साबित हुआ, रात को जो भी इसको अरेस्ट करने हैं उसने कोई अनाउंसमेंट नहीं दिए। अवामी लीगर्स और हसीना कहते हो बयान रिकॉर्ड करके गए थे, सब झूठ।
ताजुद्दीन ने कहा हम लेके गए थे, कुछ कह दे, नहीं मानने को तैयार। और ये भी कि वो लोग अभी भी रिजेंट करते हैं, ये वो तो ये कहते हैं, ये जो कमाल हुसैन के ससुराल है सिंध में, वो तो उसके साथ ये वेकेशन पे चले गए शेख साहब, मतलब वहाँ रहेंगे, इससे रब्ता रहेगा और देखेंगे कोई रास्ता निकलता है कि नहीं मुल्क एक रखने का। कहता है आखिरी वक्त तक शेख ने कहा मैं मुल्क एक रखना चाहता हूँ, तुमसे मैं वादा करता हूँ मुल्क कोई डिक्लेरेशन नहीं दूंगा। अगले दिन नहीं दिया, साबित हो गया, एक पुराने दोस्त को कमिट करके गया। पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश बन गया, शेख मुजीब को रिहा करने का फैसला कर लिया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक 25 मार्च को जिस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया था उसमें शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया था, जिसकी उसको इत्तला नहीं दी गई थी। लेकिन भट्टो ये बात जानते थे कि उसको रिहा कर दिया गया, वो प्रेसिडेंट और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। मुमताज़ दौलताना को, जिनके साथ शेख साहब के बहुत खुसूसी ताल्लुकात थे, उन्हें सफ़ीर बना के रिक्वेस्ट करके लंदन भेजा गया और वहाँ शेख साहब गए थे, जहाँ उनकी मुलाकातें भी हुई। एक बात ये सुनने में भी आती है कि शेख मुजीब ने जाने से पहले इस बात का इसरार किया था कि मुझे रेडियो और टीवी पे तकरीर करने दो, जो नहीं करने दी गई। चले शेख, वो हो गया जो होना था, तारीख का हिस्सा है, मैं उसको बदल के नहीं ला सकता। जब शेख मुजीबुर रहमान ने ये फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में आएंगे, तो यकीनन उससे पहले एक डिप्लोमेट के तौर पर आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली डायरेक्टली वाया मीडिया के ज़रिए तय हो गई होंगी। उन्हें एक बात जो सुनने में आती है, और शायद ये तहरीरी तौर पर भी है, कि वॉर क्राइम्स के मुकदमात नहीं चलाए जाएंगे। लेकिन वहाँ लोगों को फांसियाँ दी गई, बड़ी बड़ी शख्सियात को फांसियाँ दी गई। देखें, एक तीनों मुल्कों के दरमियान में भी एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हो गई थी। बांग्लादेशियों ने कहा हमने जिसके बगैर हमारे फौजी नहीं आ सकते थे वापस। एग्जैक्टली 184 लोगों के लिस्ट भी बना ली थी। ये जो लीडरशिप थे इस पाकिस्तान में आर्मी के, उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम करेंगे, ये वो। शेख साहब को अंदाज़ा था ये चीज़ें करने का फ़ायदा क्या है। बेसिकली हार्ट ऑफ हार्ट्स ये जहन में रखिएगा, मेरे वालिद का ख्याल था पीछे डाई हार्ट पाकिस्तानी था, हार्ट ऑफ हार्ट्स। ये जितने बाकी चीज़ें हो गई सब सियासी हो गई है, क्योंकि हमने उसको उस तरह देखा, इकट्ठे पसीने साइकिल में हम रवाना हो गए, दिल्ली जाएंगे जी 46 के लिए। और वो लोग जो मरने मारने को तुल जाए पाकिस्तान के नाम से, तो एक कन्विक्शन वाला आदमी तैयार शुदा एक लेवल पे, जवानी पे बात थी, वो 25 साल 22 साल के बाद इतने बदल जाएगा कि पाकिस्तान के हर चीज़ बुरी लगे, तोड़ फोड़ ये वो नहीं। मेरे वालिद माने ही नहीं है। तो वो कहता था कि ये होने लोगों की डिमांड्स है ना, हमारे इतने लोग मार दिए, ये वो फिगर्स में भी कन्फ्यूजन आ गई है, कितने किलिंग्स हुई, कितने रेप्स हुए। तो लोग चाहते थे कोई बयानात ऐसे दे वहाँ के लोगों को एक्सेप्टेबल हो। उसके अलावा मैं शेख को, मेरे वालिद कहते थे, उसके पीछे कोई चीज़ नहीं थी। लोगों के लिए पब्लिक कंजम्पशन के बयानात देता रहा उन ज़माने में, और वो एक पॉपुलर लीडर करता है। वो साबित आगे बताता हूँ कैसे हुआ। जब ये बात चली ऑफिशियल लेवल पे, ट्राईपार्टाइट हो गया दिल्ली में, ठीक है, एमिटी और फ्रेंडशिप की तरफ जाएंगे, हॉस्टिलिटी को भुला देंगे। उन्हीं दौरान 72 में नूरुल अमीन साहब यहाँ थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, कहा कि शफीकुल इस्लाम साहब इज़ अ लॉयर ऑल्सो, पॉलिटिशियन, मुस्लिम लीग, इनको हम, भुट्टो ने कहा, भेजते हैं 1 साल के लिए लंदन में। हाई कमीशन के साथ वाले बिल्डिंग 37 लाउंज स्क्वायर में एक ऑफिस बना है, डिफेंस फॉर द सो कॉल्ड कोलैबोरेटर्स इन ईस्ट पाकिस्तान। तो उन्होंने एक ब्रिटिश लॉयर को ब्रीफ बना के दिया, बातें समझाई, गपशप करके। सर डिंगलफुट नाम था, ब्रिटिश क्यूसी, और लेबर पार्टी में आई थिंक 64-67 में मिनिस्टर भी था। उसको तैयार किया, तकरीर शक्रीर के लिए ढाका जा रहे हैं। 72 में हम ढाका में थे उस वक्त, हमारे फैमिली डिवाइडेड, वालिद साहब यहाँ गवर्नमेंट हॉस्टल में, हम लोग ढाका में। मुश्किल महफूज थे। महफूज थे कौन? आप लोग।
मुश्किलात थे, महफूज खौफ था, अल्लाह ने बचाया। खौफ था। उसकी एक बड़ी कहानी है। क्या खौफ था? खौफ था, मुश्किलात भी थी। शुरू में गिरफ्तार भी कर लिया भाई को इधर उधर, लेकिन अल्लाह पे भरोसा था। जब शेख साहब आ गए, हमारे घर प्रॉपर्टी भी कॉन्फिस्केट हो गया। अपने ही घर में हम मुसाफिर बन के बैठे हुए थे, मेरी मादर। तो शेख साहब आते ही मेरे मादर ने एक पिटिशन भेजा, ये देखो हमारे साथ ये हो रहा है, घर भी कॉन्फिस्केटेड है, हम जाएँ कहाँ। शेख साहब ने मेरे बड़े भाई को ख़त लेके गए। ये कोई 72 की बात है। शेख साहब ने पहचान लिए, ख़त पढ़ा, ओहो, उन्होंने उसी पे ऑर्डर किए वेकेट द ऑर्डर के प्रॉपर्टी। साथ ये कहा अम्मी को सलाम कहना है। मेरे वालिद भाई को पता नहीं था। तुम लोग तो पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारे अम्मी के गांव मासीहाता ब्राह्मण बाड़िया में शादी पे तुम्हारे वालिद साहब के साथ मैं बारात में शामिल था। अम्मी को सलाम कहना। शेख साहब ने ये भी कहा था कहीं जाना नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये बात हमने मानी नहीं। 1 साल बाद हम ये आधी फैमिली इधर आ गई। शेख साहब ने अपनी तरफ से तो कोशिश की, अम्मी को आसानी हो जाए, प्रॉपर्टी दे दिए और हम रहना शुरू हो गए। फिर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रेंट कर दिया, तो पैसे आते थे, गुजारा होता था। तो ये आसानी, आई एम ग्रेटफुल टू शेख साहब, फ्रेंडशिप बिटवीन द टू पीपल। बाकी जो है आपकी बात कि क्या करें आगे शेख साहब, तो वहाँ में मुश्किलात थी, लेकिन इतने जान के जो पहले 1-2 साल डरते उठते थे हम लोग। एक दफ़ा एक भाई को कोई उठाने ले के आ गया, फिर हम शहर से बाहर रहे। एक भाई, बड़ा भाई मेरे से इमीडिएट, उसको किसी ने ऐसी जेल में डाल दिया, 6 महीना जेल हो के आए। इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन हमें खौफ था, डर था, लेकिन अल्लाह के ऊपर भरोसा था। वापस वहीं चलते हैं। हाँ। वो जो मुआहिदा था 3 मुल्कों के दरमियान, जी हाँ, लिस्ट बनी थी, लिस्ट बनी, लोगों को फांसियाँ पर क्यों दी गई? अच्छा, वहाँ से ये दोनों चीज़ें बतानी होगी। 72 में एक एफर्ट हो गया था। भुट्टो ने मेरे वालिद को कहा आप जाए, शफीकुल इस्लाम साहब, नूरुल अमीन साहब भी चाहते थे। लंदन में आप डिंगलफिट को पहले हियरिंग पे ढाका भेजे इन्होंने, वालिद साहब ने। ढाका में हम थे, हम डिंगलफिट के कवरेज अखबार में पढ़ रहे थे। वो आए, वो ये बयानात दिए। शेख साहब ने, जो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर थे वहाँ इंग्लैंड में, वो भी एक पुराने मुस्लिम लीडर था, मेमन सिंह से, उसको कहा शफीक से बात करो, शफीकुल इस्लाम से, को ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हालात कुछ बेहतर हो जाएगा। सर डिंगलफुट क्या करेगा, ये जाएं, हम इसको सेटल कर लेंगे। वो बयान दिए। अगले 6 महीनों में उसने उस लॉ को, जो कोलैबोरेटर्स एक्ट के तहत ताजुद्दीन इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर ने बनाए थे, उसको पूरे को उसको स्क्रैप कर दिया। इसका मतलब ट्रायल बंद, खत्म। जब तक शेख साहब रहें। फिर आर्मी वाले आ गए, उनको तो ट्रायल में क्या दिलचस्पी है। फिर जो हुकूमतें 20 साल आई, कोई दिलचस्पी नहीं थी। अवामी लीग जब जीती है 96 में, ये सवाल फिर उठने लगा है। मैंने 95 में प्रोफेसर साहब की, मैं जॉन्स हॉपकिंस में पढ़ने गया था मिनिस्ट्री की तरफ से। प्रोफेसर साहब वहाँ आए, ढूंढ के मुझे निकाला हमारे घर, आज बातचीत गपशप खूब हुई। मैंने कहा भाईजान